उर्दू बज़्म में रुजदा अपने तमाम नाज़रीन का इस्तक़बाल करती है, खैर मक़दम करती है। ख़वातीन व हज़रात, आज की बज़्म में हम बात करने जा रहे हैं मशहूर ड्रामा निगार आगा हश्र काश्मीरी के बारे में। आगा हश्र काश्मीरी फ़न व शख्सियत, इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है ड्रामा निगार रफ़ी शब्बीर साहब और हिदायतकार जनाब फ़र्रुख शेर ख़ान साहब को। आप दोनों का मैं इस्तक़बाल करती हूँ। रफ़ी शब्बीर साहब से मेरा पहला सवाल ये है कि आगा हश्र काश्मीरी के फ़न पर बात करने से पहले हम उनकी थोड़ी सी मतलब हालात ज़िंदगी पर बात करें। जी, पहले तो शुक्रिया कि आपने इतनी ड्रामे की इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि अक्सर आगा कश्मीरी पे जब होता है तो लोग ड्रामे में आजकल तो उनको ज़्यादा नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन आपने उस शख्सियत के बारे में बात करने के लिए ये एक मौजू रखा है। तो आगाश कश्मीरी का समय पहले के लोग काश्मीरी के समझते हैं वो काश्मीर के होंगे, लेकिन उनका पैदाइश जो है बनारस की है। ये 1879 में पैदा हुए थे और उनके वालिद कश्मीर के थे और जो कुछ शाल बेचने के लिए बनारस में आके बस गए थे, वहाँ यहाँ आगाश पैदा हुए। आगाश जब पैदा होने के बाद उन्होंने वहीं तालीम, जो उनकी घरेलू तालीम थी, अरबी, उर्दू और आपने इंग्लिश के उनके वालिद खिलाफ थे, तो उन्होंने इंग्लिश की अलग से तालीम हासिल करी। लेकिन जब उसी शहर में जब वहाँ एक ड्रामा कंपनी आई तो वो वहाँ फ्री के पास देखने के चक्कर में जब आगाश ने वहाँ ड्रामा देखने गए तो बड़ी झगड़ा हो गया था। तो वहाँ जो एक राइटर थे एहसान लखनवी साहब, तो उनसे उन्होंने चैलेंज बचपन में चैलेंज कर दिया था कि जो आप ड्रामे लिख रहे हैं वो मैं एक हफ्ते में लिख सकता हूँ ड्रामे। और ऐसा ही हुआ कि उन्होंने एक जो पहला ड्रामा लिखा है आफ्ताब मोहब्बत, वो 2-3 दिन में लिख के उन्होंने बता दिया था और उसको करके भी बता दिया था। तो ये उनका, लेकिन वालिद बड़े नाराज़ थे कि इस फील्ड में आपको आना है ये, तो उन्होंने उनकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नौकरी लगवा दी। और वहाँ लेकिन दिल तो आगा का ड्रामों की तरफ था, तो वो घर से भाग के बॉम्बे पहुँच गए। और बॉम्बे में पहुँचे और पहले तो शायरी की तरफ रुजू हुए, लेकिन शायरी भी नहीं, वहाँ एक जगह गए थे तो वहाँ बातचीत चली तो उनका ड्रामा, तो पहला ड्रामा उन्होंने फिर जो वहाँ किया था तो वो अल्फ्रेड कंपनी के लिए लिखा था, सिर्फ 15 रुपये माहवार के ऊपर। और वो ड्रामा क्या है कि शेक्सपियर का ड्रामा है विंटर टेल, उसका तर्जुमा किया था एक तरह से उस तरह। तो इसलिए पहला जो ड्रामा उनका जो है मुरीद शक, वो ड्रामा काउजी खटाऊ जो अल्फ्रेड थिएटर के मालिक थे, तो उन्होंने उनको उकसाया था कि ये चाय पर कुछ लिखी और उन्होंने उस पे शेर लिखा और उन्होंने एक तवील नज्म लिखी थी उसके ऊपर, जिससे वो मुतासिर होकर उन्होंने अल्फ्रेड में उनको रख लिया। और जो ये पहला ड्रामा उन्होंने लिखा था वो शेक्सपियर का विंटर टेल था, उसका उन्होंने किया। और वो अच्छा जब ये किया तो वो लाजमी बात है लोगों को बड़ा पसंद आया, क्योंकि आसान ज़बान थी और उन्होंने शेक्सपियर को बड़े आसान ज़बान में, वो उस ज़माना शेक्सपियर का था, पास थिएटर में इस तरह का चलता था, तो ये पहले ड्रामे से मकबूल हो गए। फिर इसके बाद उनको ड्रामे लिखने के लिए लोगों ने कहा और ये धीरे धीरे शायरी की तरफ कम और ड्रामे की तरफ ज़्यादा हो गए थे। अब मेरा अगला सवाल है खान साहब से कि उनको उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है आगा जी को। आगा हश्र काश्मीरी को सचमुच में मैं ये मानता हूँ कि वो उर्दू ड्रामे के शेक्सपियर हैं और रहेंगे, क्योंकि जैसा ड्रामा आगा हश्र काश्मीरी ने लिखा उसी तरह का ड्रामे शेक्सपियर के भी थे। लेकिन शेक्सपियर के ड्रामों का उन्होंने लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं किया, बल्कि एडॉप्टेशन किया है। और जो खुसूसियात उनके ड्रामों में होती थी शेक्सपियर के ड्रामों में, वही आगा हश्र काश्मीरी अपने ड्रामों में लाए। शेक्सपियर के ड्रामों में बहुत सारा कविता का, शायरी का बहुत ज़्यादा इनपुट था, तो आगा हश्र काश्मीरी ने भी अपने ड्रामों में डायलॉग के साथ शायरी का बहुत बखूबी इस्तेमाल किया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। जैसे उनका एक डायलॉग के अंदर शेर है, मैं आपको उसको सुनाता हूँ कि गर दिलों में इत्तिफाक और ख्वाहिशों में मेल है, जिंदगी की राहतों को फतह करना खेल है, कामयाबी के लिए एहसास हालत चाहिए, एक हो जाओ अगर दुनिया में इज्जत चाहिए। तो ये उनके मैसेज भी उनके भी ऐसे ही थे जैसा शेक्सपियर दे रहे थे, और ये भी आगा हश्र भी ऐसा ही दे रहे, मैसेज भी दे रहे थे। ज़ुबान उनकी भी शेक्सपियर की बहुत खूबसूरत है और आगा हश्र काश्मीरी की ज़ुबान भी बहुत खूबसूरत है। आगा हश्र काश्मीरी अपने सेट के अंदर
पर्दों का इस्तेमाल किया करते थे और शेक्सपियर भी इस्तेमाल किया करते थे पर्दों का। जी। तो बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं दोनों में आपस के काफी अंदर, मुमासलत है उन दोनों में। और वो एक उनके यहाँ शेक्सपियर में एक जोकर हुआ करता था जो कॉमेडी को लिए चलता था। जी। तो आगा हशर काश्मीरी के ड्रामों में भी एक सीन कॉमेडी का वो चलता है, उनके ड्रामा सीरियस ड्रामा में भी एक कॉमेडी का पुट और सीन साथ में चलता है उनका। जी, इस बात में मैं एक और इजाफा करता हूँ, उसमें ये कि वो शेक्सपियर तो करते थे शेक्सपियर के ड्रामा, लेकिन उसमें ख़ास बात ये है कि जो कॉमेडी जो आती थी वो शेक्सपियर की नहीं होती थी, वो मोलियर की होती थी। यानी दो ड्रामे निगारों को, यानी फ्रांस का ड्रामा निगार और इंग्लिश ड्रामा निगार, दोनों को वो एक इंडियन ड्रामा निगार बना दे, उसमें कर देते थे। और उसमें और उसमें फिर आपको कॉपी नहीं लगती थी, कभी कभी क्लाइमेक्स बदल देते थे वो। यानी शेक्सपियर का आपको लग रहा है कि अगर सफ़ेद खून है तो वो ड्रामा किंग लेयर नहीं है, बिल्कुल उसको बदल देते थे। और उसको इतना इंडियन कर देते थे कि आम आदमी को लगता ही नहीं था कि ये ड्रामा शेक्सपियर का है या उसका। तो इस बात पे कई बार ऐसा भी हुआ कि लोगों को ये बात पसंद भी नहीं आई कि ये उर्दू का शेक्सपियर का है। एक बार क्या है कि इंदिराज आनंद ने इस बात पे ऑब्जेक्शन भी किया था उस ज़माने में। तो इम्तियाज़ अली ताज साहब जो थे, उन्होंने जब इस बात को लगा कि आगाश के ऊपर ये ऑब्जेक्शन उठ रहा है कि वो शेक्सपियर नहीं, तो उन्होंने बाकायदा पतरस बुखारी साहब से बात की और कहा कि सब ये इन पे ज़्यादा काम होना चाहिए, क्योंकि वाकई ये शेक्सपियर से ही बेहतर आदमी है उनकी नज़र उर्दू के लिहाज से। जी। तो उस पर उन्होंने काम भी शुरू किया था, लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि वो पतरस बुखारी साहब और वो लोग उस काम को पूरा कर नहीं पाए। लेकिन ये मानने में कोई एतराज़ नहीं है कि उर्दू के तो वो शेक्सपियर हैं, तो उर्दू के जहाँ तक मायने में कि शेक्सपियर। अच्छा, कहा जाता है कि उर्दू की तारीख़ वो उर्दू ड्रामा की तारीख़ मुकम्मल ही नहीं हो सकती बग़ैर आगा हशर काश्मीरी के। बिल्कुल ये सही है, लेकिन और वजह ये है कि उर्दू में ड्रामे की तारीख़ बहुत, यानी 100 साल की तारीख़ है, क्योंकि उर्दू में गज़ल और नज़्म तो बहुत पहले आ गई हैं वो सारी, लेकिन जो ड्रामा है वो प्योर इंडियन है, क्योंकि ड्रामे पे असर संस्कृत का ज़्यादा रहा, क्योंकि नाट्यशास्त्र का रहा, तो नाट्यशास्त्र जैसे उस पर ज़्यादा रहा, इंडियन ड्रामे पर नाट्यशास्त्र का असर है। तो जब पहला ड्रामा उर्दू का वाजिद अली शाह या इंद्र साहब लखनवी, अमानत लखनवी साहब ने लिखा जो भी, तो उस पर असर संस्कृत ड्रामों का था कि उसमें सूत्रधार होते थे ऐसे से। लेकिन आगाश ने क्या किया, वो असर तो रखा है ड्रामे में जो संस्कृत का होता है, दूसरा असर उन्होंने क्या शेक्सपियर को भी इसमें जोड़ लिया, उसमें मोलियर को भी जोड़ लिया। उसमें जब उन्होंने हिंदी ड्रामे लिखे तो उसमें रामायण के उत्तराखंड भी जोड़ लिया। जब सीता वनवास लिख रहे थे तो उसमें रामायण का उत्तराखंड, जब भीष्म प्रतिज्ञा लिख रहा है तो उसमें महाभारत भी शामिल कर ली। तो उन्होंने हर चीज़ को जोड़ा है। इंडियन शेक्सपियर तो नहीं है, बल्कि वो एक अपने आप में बड़े राइटर थे। उनकी जो, अगर आप उनकी शख्सियत को अगर देखना है तो मंटो का खाका पढ़िए उनके बारे में। मंटो ने जो जिस नज़र से आगाश को लिखा है, तो शायद मैं ख्याल से कोई दूसरा लिख ही नहीं सकता आगाश को। उर्दू ड्रामे में पॉपुलरिटी जो आई वो आगाश काश्मीरी की वजह से आई, वरना इससे पहले इतने पॉपुलर नहीं थे ड्रामे उर्दू, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारे ड्रामे खास लोगों के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए। जब आम लोगों की कोई ड्रामा निगार बात करता है या आम जबान की बात करता है तो वो मकबूल हो जाता है। और वो ड्रामे खास तौर से जब वो जिस शहर में करते थे उस हिसाब से उसमें बदलाव कर देते थे। तो ये नहीं ड्रामा कर रहे हैं तो उनको लगा कि हालात के हिसाब से बदलाव, और माशरे में जो भी प्रॉब्लम है और उसको अपने ड्रामे का हिस्सा बना लेते। मतलब माशरती इस्लाह भी चाहते थे वो, उसके जरिए उनके कई ड्रामे हैं उसमें जिसमें उन्होंने माशरे की इस्लाह की है, बहुत सी बातें हैं। और हर ड्रामे में इस पे शराब के ऊपर बात की, तो एक है प्यार की, पूरा उस पे है, तवाइफों के ऊपर उन्होंने बात करी, तो सारी चीज़ें उसके अंदर है। पॉवर्टी के ऊपर बात करी उन्होंने, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करी, बहुत सामाजिक उन्होंने काफ़ी बहुत ज़्यादा ड्रामा में रहा उनके। और ये उनकी यानी पॉपुलर होने की, एक मकबूल होने की एक वजह भी है कि आम लोगों में वो एक जिस तरह गालिब भी आसान है, तो इसलिए लोगों की इसीलिए कहा जाता है कि वो नस्र के प्रेमचंद और शायरी के गालिब। जी बेशक, लेकिन वो उर्दू, ये मुझे एतराज़ ये उसमें है कि वो ठीक है गालिब है, लेकिन वो मुकाम नहीं हासिल हो जो गालिब को या प्रेमचंद को। उसकी वजह ये कि उर्दू लिटरेचर या अदब के अंदर ड्रामों को वो मुकाम नहीं है जो शायरी को है। तो इस वजह से थोड़ा सा हम जब प्रेमचंद और गालिब से कंपेयर करते हैं तो वहाँ आगाश को वो, क्योंकि ड्रामे को ही वो मुकाम हासिल नहीं है, तो ड्रामा भी हम लोग यानी तीसरे नंबर पे जब उर्दू अदब के अंदर देखते हैं तो ड्रामे पे इतना काम नहीं हुआ जितना शायरी पे हुआ है या नज़्म पे हुआ है या नसर पे हुआ है, तो इतना हमारे ड्रामों पे नहीं हुआ है। और ड्रामों का हमारी तारीख भी बहुत 100 साल की तो तारीख है, तो इतना काम अभी गुंजाइश है कि उसमें कुछ होगा तो रहेगा उसके अंदर।
आगा हशर शायर भी थे, तो आप क्या मानते हैं कि ड्रामों में शायरी की कितनी अहमियत है? अगर एक शायर है और तो वो अपने डायलॉग्स लिख रहा है तो वो किस तरह से, अच्छा उनके डायलॉग्स मुखफ़्फ़ा होते थे कि उसमें काफ़िया होता था और वो काफ़िया ऐसे पुट करते थे कि मतलब जहाँ पर भी होता था वो तो वो डायलॉग बहुत वज़नी हो जाता था और एक ज़रबुल मिसल के तौर पर वो इस्तेमाल होने लगता था। जैसे कि वो एक उनका ज़रबुल मिसल काफ़ी मशहूर है कि तुम्हारा खून है हमारा खून पानी है, वो फिल्म में भी इस्तेमाल किया उन्होंने जी। तो बहुत, मगर ये कोई जानता नहीं है कि ये आगा हशर ने लिखा था और बहुत सी शायरी भी ऐसा है कि जो बाद में ये लोग आगाश को लोग हैरानी भी होती थी कि आगाश इस तरह की, और शायरी ऐसा ज़रूरी नहीं कि आगाश, क्योंकि शेक्सपियर की बात जब करें तो शेक्सपियर की शायरी के अंदर ड्रामों में भी शायरी है, पोयम जो है उन्होंने, तो आगाश जब उनका असर है शेक्सपियर का तो उन्होंने ये असर भी उसमें लिया। तो ये असर से फ़ायदा ये हुआ कि जब हिंदुस्तानी फिल्में शुरू हुई, आगाश का जब आखिरी दौर चल रहा था 1931 में, उन्होंने आखिरी ड्रामा जो चल रहा था उस टाइम हिंदी फिल्मों ने बोलना शुरू कर दिया था जी। तो जो पहली फिल्म तो आलम आरा थी, सेकंड फिल्म जो थी शीरी फराद, उसकी स्क्रिप्ट लिखी थी आगाश कश्मीरी ने। तो आगाश कश्मीरी ने उसमें और इसमें दोनों में जो ड्रामों में, कि दुनिया की किसी फिल्म में गाने नहीं होते, म्यूजिक नहीं होता, लेकिन हमारी हिंदी फिल्मों में होता, तो वो असर ड्रामों का इसमें आ गया। तो वो डायलॉग जो आए, आगाश कश्मीरी ने अपने ड्रामों में डायलॉग की बहुत इंपॉर्टेंस रखी थी और वो डायलॉग मतलब आम हुआ करते थे। यही असर हिंदी फिल्मों के ऊपर भी है, उनके डायलॉग का पंच लाइन होती है, पंच लाइन होती है और वो हर कैरेक्टर की। अच्छा, सब में खूबी बात ये कि जैसे दो स्टोरी साथ चल रही हैं, एक अगर संजीदा स्टोरी साथ चल रही है तो उसमें एक मज़ाहिया भी चल रही है। ये भी ड्रामों के जो फिल्मों में जो चीज़ शुरू की उस टाइम 80 और 90 फिल्मों में रहा, तो ये भी सब चीज़ें आगाश के ड्रामों से ही आई हैं। जैसे ये शेक्सपियर का वो है तरीका, लेकिन आगा हशर ने वो तरीका लिया और हमारी फिल्में ज्यादातर पारसी थिएटर के अकॉर्डिंग चली, हमारी हिंदुस्तानी फिल्में, और वो शेक्सपियर का उसके अंदर उनका वो है ही। अच्छा, उनके लिए कहा जाता है कि वो अपने दो मुनीम एक साथ बिठाते थे और एक वक्त में दो कहानियां वो लिखवाते थे। ये गजब की चीज़ है कि मतलब एक साथ उन्होंने सिर्फ एक ही ड्रामा अपने हाथ से लिखा है, वो पहला ड्रामा है आफ्ताब मोहब्बत। अच्छा। उसके बाद जो दूसरा ड्रामा है वो सिर्फ दो मुनीम बैठे हैं और वो उसको डिक्टेट करते रहते थे। और हैरत की बात है, एक हिंदी का ड्रामा लिख रहा है और एक उर्दू ड्रामा लिख रहा है, ये खासियत थी। उसकी वजह क्या है, मंटो ने अपने खाके में लिखा है, एक बार मैं जब आगाश से मिलने गया तो वो पान बहुत खाते थे, तो उनका जो नौकर था वो पान का लेके आया, तो पान जब लेके आया तो उसने कागज़ जो लपेटा था वो फेंकने लगा, तो आगाश का नहीं, इसको संभाल के रखना, इसको मुझे पढ़ना है। तो वो जो कागज़ जो होते थे उसको भी उसका मुताला करते थे, वो उनका बड़ा ये थे, मुताला वसी था। हाँ जी, बहुत वसी था। और इवन ये अल्लामा इकबाल उनके साथ तो मुशायरा नहीं पढ़ते थे, अल्लामा इकबाल उनको बहुत बड़ा शायर मानते थे। अच्छा। उसके बाद जो दूसरे उस ज़माने के दौर के जो शायर ये लोग, उनको शायरी में भी और ड्रामा में, यानी उनकी जो काबिलियत थी वो सारे, क्योंकि इतना ज़्यादा उन्होंने हर सब्जेक्ट में उनको मालूमात थी और उनके ड्रामों में झलकती है, उनके करेक्टर में झलकती है, उनके किरदार जब बोलते हैं तो लगता है कि ये, क्योंकि ड्रामे में चार चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कोई भी, जैसे बतौर ड्रामा निगार में कहूँ कि पहली चीज़ होती है कि आप उसका तसव्वुर, कि आप जिस किसी किरदार का तसव्वुर कर रहे हैं कि वो किरदार क्या है। उसके बाद होता है कि उस किरदार की हकीकत, कि ये हकीकत में किरदार कैसा हो। तो जो तीसरी चीज़ होती है वो इल्म, कि इस किरदार का इल्म क्या होगा। आखिरी होती है अंदाज़े बयां। ये चीज़ पैदा जो की है आगाश ने ड्रामों में पैदा की है, कि आप पहले वो तसव्वुर करते थे कि माशरे से कोई एक करेक्टर निकाल के लाया कि ये ऐसा होगा, तो उसकी हकीकत देखते थे ये आदमी कितना सच्चा है कितना झूठा है, फिर उसके जो उसका इल्म कितना होगा। भाई एक ड्राइवर है तांगे वाला, तो तांगे वाली ज़बान बोलेगा, वो प्रोफेसर की ज़बान नहीं बोल सकता। आगाश के ड्रामों के किरदारों को हम देखेंगे तो ये बात बहुत ख़ास बात होती है कि उनका जो किरदार जो है वो अगर साहूकार है तो साहूकार की ज़बान बोल रहा है जी, उसमें एकदम लिटरेरी या इंटेलेक्चुअल नहीं दिखता वो जी। तो ये बड़ी खूबी थी आगाश के ड्रामा। कोई भी ड्रामा उन्होंने मेरे ख्याल से 1879 से लेके 1931 तक मेरे ख्याल से 30 ड्रामे हिंदी उर्दू के लिखे हैं। मैंने ज़्यादातर ड्रामे देखे तो नहीं, पढ़े ज़्यादा हैं। मैंने सुना है बांग्ला में भी लिखा है, बांग्ला में भी 2 ड्रामे लिखे हैं उन्होंने। तो वो उनमें वो ख़ास बात ये है कि अगर हिंदी ड्रामा लिख रहा है तो हिंदी ज़बान का इस्तेमाल है। इतनी जो हिंदी की ज़बान है वही हिंदी ज़बान रही। उर्दू है तो उर्दू भी सलीस, यानी इतनी मुश्किल नहीं उर्दू के, आम फहम ज़बान में बात करते थे। था ही कि ये एक तो लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना और दूसरा आसान ज़ुबान का इस्तेमाल करना, क्योंकि वो आम जन के लिए उन्होंने नाटक लिखे।
खास लोगों के लिए नहीं लिखे वो मुहावरे बहुत, कहावतें, मुहावरे, वही मैंने ज़रबुल और मसली जो की आज बात हम जो भूल की थी। चुके हैं। आज के ज़माने में मुहावरे, कहावतें हमारी बोलचाल से ख़त्म हो चुकी हैं, वो उनके ड्रामों में मिलती हैं हमें देखने को। जी जी। तो ये बड़ी ख़ासियत है जो आगाश को बहुत बड़ा बना देती है। जी जी। तो जैसे अभी आपने इससे पहले कहा था कि आगा हशर काश्मीरी जो है वो वक्त और हालात के हिसाब से लिखा करते थे, तो समाज उसको कितना पसंद करता था, कितना एक्सेप्ट करता था वो तमाम चीज़ें उस वक्त? देखिए, कोई भी दौर हो, जब आदमी को अपनी बात समझ में दिखने लगती है कि ये हमारी बात कह रहा है, ये हम दिख रहा है उसमें कैरेक्टर के अंदर, तो वो पसंद करता है। क्योंकि ये ड्रामों की बात नहीं, ये फिल्मों की भी बात है। भाई अमिताभ एंग्री यंग मैन मिला तो वो दौर ऐसा चल रहा था, अमिताभ ही उसमें नज़र आ रहा है। आदमी को जो किरदार होता है ना, तो उसको वही नज़र आने लगता है। तो जब आम आदमी को अपना किरदार स्टेज पर नज़र आता है ना, तो वो पसंद करता है कि ये हमारी बात कह रहा है, तो इसलिए वो मकबूल हो जाता है। गालिब के साथ भी ये हो गया। गालिब ये इसलिए मशहूर हुए कि वो फ़कीर है, उनकी गज़ल गा रहा, उन्होंने कहा जब फ़कीर गा सकता है मेरी तरह, तो गालिब कभी मर नहीं सकता। यही बात है ना, तो आम आदमी तक जो पहुंच जाए जो बात, वो मकबूल हो जाता है। ये उनकी जैसे फ़ारूक साहब आप हिदायतकार हैं, तो थोड़ा सा स्टेज के बारे में बताइए कि आगा हशर का जो स्टेज हुआ करता था वो किस तरह का स्टेज होता था और स्टेज की कितनी अहमियत है ड्रामे में? आगा हशर काश्मीरी एक तो क्या करते थे कि वो अपने जो भी उनके किरदार जिस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं उस हिसाब से पर्दों का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि खुद राइटर थे तो और खुद डायरेक्टर भी थे जी। तो वो उन पर्दों को बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि नेचुरल हम उसमें नेचुरल वातावरण में हम पहुंच गए हैं या हम उस माहौल के अंदर आ गए। तो पर्दों पे क्या पेंट किया होता था, तस्वीरें होती थी? पर्दों पे तस्वीरें पेंट होते थे, बागात बने हुए होते थे, कितने दरबार बने हुए बना होता था और वो बदलते थे। अच्छा। जैसा जैसा सीन होता था वैसे वैसे वो बदलते जाते थे जी। और इसके वो लिए 3 तरह के पर्दे होते थे, हाँ, खींच के वो अलग कर दिया करते थे। और उसके अंदर उन्होंने गुंजाइश ये भी रखी थी कि एक कॉमेडी का सीन चलता था उस टाइम के अंदर वो बदल जाया करता था, पर्दा वहाँ बदलता था और फिर ड्रामा शुरू हो गया। तो ये उनके उसमें बहुत लोगों ने इस चीज़ को भी बहुत पसंद किया और बहुत पॉपुलर हुआ। उर्दू ड्रामे में आगा हशर से ज़्यादा पॉपुलर कोई अभी तक तो मेरी नज़र में तो मुझे नहीं लगता कि कोई और पॉपुलर हुआ हो इतना कमर्शियली। जी। तो आगा हशर काश्मीरी का आप कौन सा ड्रामे को एवरग्रीन मानते हैं? वैसे तो बहुत ड्रामे हैं उनकी, यहूदी की लड़की, मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो रुस्तम सोहराब। उन्होंने उसके अंदर है ना समाज को बहुत मैसेज भी दिया है और उसमें जितने भी ड्रामे में जो भी इमोशन हो सकते हैं वो सारे उस ड्रामे में है। मोहब्बत भी है, झगड़ा भी है, कुर्बानी भी है, ईसार भी है, गलती के ऊपर नदामत भी है जी। और दुनिया को एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैसेज भी है कि बातों में और धोखे में नहीं आना चाहिए आदमी को। जी। बहुत बहुत मुझे रुस्तम सोहराब बहुत पसंद है और उसमें मैंने एक्ट भी किया था उस ड्रामे के अंदर और उस वजह से, उस ड्रामे की वजह से मैं आगा हशर को मैंने पढ़ा। ये इतनी खूबसूरत, इतने ज़बरदस्त डायलॉग, ये मतलब कमाल। वो एक बार पढ़ने के बाद ही लगता है कि यार ये आदमी कमाल है। अगर हम कोई ड्रामा स्टेज करते हैं, एक बार करने के बाद दूसरी मर्तबा जब हम स्टेज करते हैं तो क्या डायलॉग्स में कुछ चेंजेस आ जाते हैं या हम जानबूझ कर करते हैं? और उनके ज़माने में ऐसा होता था क्या, वो हाँ, उनके ज़माने में ये इसलिए क्योंकि उनकी जो भी स्क्रिप्ट मिलती हैं वो एक एक ड्रामे की 3-3 स्क्रिप्ट हैं और तीनों अलग अलग और नाम भी बदले हैं। अच्छा। उन्होंने नाम भी बदले। अब जैसे यहूदी की लड़की है, उनका बड़ा मशहूर ड्रामा है, वो तुर्की हूर नाम से, तो मशरक़ी हूर के नाम से भी है वो। तो एक ड्रामे के 4-4 टाइटल से भी उनके ड्रामे मिले हैं। सीता वनवास को भी उन्होंने दूसरे नाम से भी लोगों ने किया है। तो ये आगाश के साथ था। वो जहाँ पर होता था ना ड्रामा, वहाँ की उस चीज़ को लेकर भी वो उसमें बदलाव हो जाता था उनके ड्रामों में। और ये बहुत पॉजिटिव साइन है जी। कि आप अगर कहीं जाके वहीं का लोकल कुछ चीज़ मिल जाती है तो आप वहाँ के वैसा बदलाव कर लो। जैसे हमारा और रफ़ी शब्बीर का एक ड्रामा है खाला कमाल की, तो हम लोग अक्सर ये करते हैं कि वहाँ पर जहाँ पर हम जा रहे होते हैं तो वहाँ के कुछ कैरेक्टर्स ले लेते हैं, वहाँ की ज़ुबान का कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं और अपने नाटक में इस्तेमाल करके करते हैं, तो लोगों को बहुत अपनापन लगता है वो कि यार ये तो हमारे ही जैसा है। तो वो पॉपुलर करने में बड़ा
जरिया बन जाता है। जी, जैसे दो दौर गुजरे हैं, एक तो आगा हशर का उनका और एक इफ्ता का, तो इन दोनों में क्या फ़र्क पाते हैं और कौन सा आप बेहतर समझते हैं? या देखिए दोनों अपनी अपनी जगह? हाँ, दोनों अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये है कि आगा हशर का बड़ा मकबूल दौर था और आवाम का, आम लोगों का था। इफ्ता का जो दौर था उस पर रशियन राइटर्स का असर ज़्यादा था। वो आम लोगों के ड्रामे नहीं थे, वो ड्रामे जो थे वो एक रिवोल्यूशन टाइप के ड्रामे थे, एक मूवमेंट टाइप के ड्रामे थे। वो आम आदमी तक नहीं पहुँचे। वो नुक्कड़ के ज़रिए भी हुए, किसी के भी जो भी उसको क्या है बल्ला सानी ने लिखे हों या उसको हबीब साहब को छोड़ के अगर जितने उस इफ्ता मूवमेंट के अंदर लोग थे तो वो इतने मकबूल हुए, लेकिन इतने नहीं हुए जितने आगाश आवाम तक पहुंच गए थे। और आवाम तक जो पहुंच जाए वो मकबूल होता है। तो इसलिए आगाश के दौर को मैं बेहतर दौर मानता हूँ इफ्ता से। मैं भी अच्छा, एक वजह ये भी रही होगी कि आगा हशर के दौर में ड्रामों का इस वजह से था कि भाई उस वक्त फिल्में नहीं आई थी, या एंटरटेनमेंट का एक यही वो था कि लोग थिएटर तक जाते थे, स्टेज तक जाते थे और देखते थे। एक वजह ये भी तो हो सकती है, किसी चीज़ को शोहरत जब ही मिलती है जब उस पर ज़्यादा फोकस हो। नहीं, ये फिल्म से नहीं, ड्रामा देखिए, ड्रामे की तारीख तो, हिंदुस्तानी ड्रामे की तारीख तो बहुत पुरानी है, क्योंकि संस्कृत के दौर से है, क्योंकि भास था, कालिदास थे, इनके ड्रामा तो यहाँ था। उर्दू ड्रामे में जो असर आया तो उर्दू ड्रामे का 100 साल का, तो उर्दू का पे तो संस्कृत ड्रामे का असर रहा। तो हमारे साथ तो क्या है कि ये ड्रामे ज़रूरी ये थे कि हमारी ये जतराएँ होती थी, मंडलियाँ होती थी, देखिए मंदिरों के अंदर बाकायदा भजन किंडली, उसमें भी ड्रामा होता था। तो ड्रामा क्या है कि इंसान की पैदाइश के साथ शुरू हुआ, क्योंकि जब इंसान ने बोलना नहीं शुरू किया तो इशारों में वो एक्टिंग करके ही बताता था। ये तो ड्रामे की तो इब्तिदा वहाँ से हुई है। तो ड्रामा ऐसा नहीं है कि भाई उसमें शाम को शिकार करके खुशी मनाता था तो वो ड्रामा ही होता था उन लोगों का। तो ड्रामा तो इंसान की ज़िंदगी में था हमेशा। अब उसका तरीका, अब सिनेमा के आने से ये ज़रूर है कि थोड़ा फ़र्क पड़ा था कि ये पारसी थिएटर ख़त्म हो गया था, तो पारसी थिएटर के जितने लोग थे वो से फिल्मों में आ गए। तो हिंदी सिनेमा पे इसका कुछ असर है आगा हशर का? बहुत ज़्यादा, बहुत पूरा असर उसका, आगाश का और आगाश पारसी थिएटर का ही असर है पूरा, आज तक असर, आज तक है। वो जो हिंदी ड्रामे को मेलो ड्रामा जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा है ना, वो आगाश का है कि वो मेलो ड्रामा ही कहते हैं कुछ लोग, तो उसको मेलो ड्रामा ही, फिल्म मेलो ड्रामा। यहाँ इमोशन ज़्यादा करके बताए जाते हैं, मतलब कोई रो रहा है तो काफ़ी देर तक रोएगा, तो वो इमोशन जो सारे हैं वो सारे। और मुझे एक बड़ा अच्छी बात ये हुई थी कि यहाँ भोपाल के ताल्लुक़ से मैं बताऊँ कि आगाश के लोगों को, कि जब एक ज़माने में भोपाल में भी थिएटर होता है, नवाबी दौर था, और यहाँ जो अनु कपूर और रंजीत कपूर, इनके वालिद मदन लाल कपूर यहाँ थिएटर करते थे। जब 1931 के अंदर सिनेमा का वहाँ बॉम्बे में हुआ और पारसी थिएटर बंद हो गए और आगाश, ये सारी चीज़ें बंद हो गई। आगाश तो लाहौर चले गए थे, वहीं इंतकाल 1935 में हो गया। लेकिन जो बेरोज़गार हो गए वो थिएटर ही करना चाहते थे, वो सब भोपाल आ गए। उसमें बहुत से जो बहुत पॉपुलर थे वो लोग सब आए, और फिर वो मदन लाल कपूर की जो मंडली थी हमीदिया ड्रामा कंपनी, उससे जुड़े रहे। और उन्होंने तो वो जब करते थे, उन्होंने यहाँ तो उनकी बेटी ने अभी एक किताब लिखी है, तो उसमें ये जिक्र किया है कि जब ये शाम को ड्रामा होता था तो ड्रामे में जो गीत गाते थे ना, तो वो मुहैया उस राग के गाते थे कि इस रात 12 बजे किस राग का गाना गाना है। अच्छा, ये इस राग का इस टाइम ये है। तो उन लोगों की इतनी बारीकी रहती थी उसके अंदर, और बिल्कुल इतनी, यानी पूरी ज़िंदगी उन्होंने थिएटर में, वो उन्होंने फिल्मों में काम करना गवारा नहीं करा। वो भोपाल आ गए कि नहीं, भोपाल में थिएटर कर रहा है कोई, तो हम भोपाल में आ जाएंगे। तो भोपाल में भी कुछ लोग उसके रहे हैं, उनका आगाश के कुछ, जिन्होंने आगाश को देखा है, जी जी जी, उनके साथ काम किया, उनको देखा। और पारसी थिएटर का एक तरीका है बोलने का, अंदाज करने का, वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी मिलता है। वो अच्छा, वो मतलब कोई भी डायलॉग को थोड़ा चढ़ा कर बोलना, क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश फिल्में भी हैं, हमारे यहाँ इंग्लिश फिल्मों के अंदर ना बहुत महदूद आदमी हो जाता है, लेकिन हमारे इमोशन बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर जो आ रहे हैं वो इन्हीं की वजह से आते हैं। अच्छा, इनके थिएटर को थोड़ा सा लाउड उसका भी इल्जाम था। लाउड वजह ये है कि वहाँ उस ज़माने में माइक या कुछ नहीं, तो डायलॉग जोर से ही बोलना पड़ेगा। नहीं, वो हर चीज़ में लाउड है, हर जगह, वो सारी इमोशन में भी लाउड है, हाथ पैर के हिलाने में भी लाउड है, जेस्चर पोस्चर में भी लाउड है, वो हर तरह से लाउड है। वो उससे वो करने से लोगों को बांधने में असल में
जितनी ऑडियंस उस ज़माने में, ऑडियंस ऐसी तो होती नहीं थी कि 30-40 लोग आके बैठ गए, हज़ारों में ऑडियंस होती थी। तो वो उनको बांधने के लिए आपको कुछ ऐसा लाउड करना पड़ता था। जैसे कि ग्रीक थिएटर में क्या हुआ कि जब वो उनके यहाँ भी लाखों लोग आकर देख रहे हैं ग्रीक थिएटर में, तो वो मास्क का इस्तेमाल करने लगे थे क्योंकि वो बड़े दिखे ताकि लोगों तक पहुंच सके, लोगों तक लोग उनको देखने लगे। तो इसलिए लाउड होना एक ज़रूरत भी थी उनकी। लेकिन आज के दौर में लाउड को ज़रा इसलिए क्योंकि अगर कोई आगाश का ड्रामा करता है, लोग कहते हैं भाई 5 सीटर, तो दूसरा कहता है, दूसरे इन कहते हैं कि नहीं ये आर्टिस्ट सब मत करवाओ क्योंकि ये लाउड ही दूसरा ड्रामा भी सीरियस भी लाउड करेगा। तो आगाश अभी भी यानी ड्रामों में लोग हर कोई नहीं कर सकता आगाश, आज भी ये बात है कि हाँ आम आज के थिएटर में पर आगा हश्र काश्मीरी का कितना असर है और आप लोग उनको कितना फॉलो करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं उन तमाम चीज़ों का जो वो किया करते थे? वो आगाश को नज़रअंदाज ही नहीं किया जा सकता। उर्दू अदब के ड्रामों में तो आगाश के बगैर उसकी तारीख ही नहीं लिखी जा सकती। और उर्दू क्या, हिंदी में भी आगाश का बहुत आगाश असर है। के हमारे यहाँ जो डायलॉग लिखे जा रहे हैं वो उसी तरह के लिखे जा रहे हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जितने डायलॉग लिखे जा रहे हैं वो उसी तरह के लिखे जा रहे हैं। हम लोग भी जो हिंदी में सीता वनवास और भीष्म प्रतिज्ञा तो अभी भी बेस्ट ड्रामों में माना जाता है उसका। और हम लोग जो कर रहे हैं ड्रामा, उस हमारे ड्रामों में भी आगा हश्र का बहुत ज़्यादा रोल है, बल्कि मैं तो जानबूझकर उस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करता हूँ ताकि लोग उसी तरह की पॉपुलैरिटी मिलना भी हमको भी मिलना शुरू हो और हम भी उस तरह के काम करें। तो वो मैं उस चीज़ों का इस्तेमाल जानबूझ के करता हूँ कि शेक्सपियर और आगा हश्र के उसी तरह के डायलॉग हों, उसी तरह के सीन बने, और रफ़ी लिखते भी वैसे ही हैं। जी जी जी, नहीं ये बड़ी अच्छी बात है। जी जी, लेकिन ये कि बल्कि हमारे यहाँ उस तरह का एक दो वाक़े मेरे सामने ऐसे हैं कि जैसे आगा हश्र के ड्रामे में पैसे फेंके जाते थे, ऐसे हमारे ड्रामों में भी पैसे फेंके गए। तो आज हमने अपनी बज़्म में आगा हश्र काश्मीरी फ़न व शख्सियत पर बात की। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम, हमारी बज़्म पसंद आई होगी। अब रुश्ता को इजाज़त दीजिए। आदाब।